नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS-PCS में आपका स्वागत है। हम नेक्स्ट IAS का टेस्ट कर रहे थे यूपी PCS के लिए। ठीक है, यूपी PCS के लिए कर रहे थे और ये आपका तीसरा पार्ट है। इसमें आपके 150-150 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने 61 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, जो नहीं देखा हो जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनाई गई है। और पिछली वीडियो में क्या हुआ था, कुछ कारणवश वीडियो को रोकना पड़ा था। काफ़ी साउंड की आवाज़ आ रही थी, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था बगल में ही, तो इसलिए रोकना पड़ा। बाकी आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो 62 क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। ठीक है, पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, तो बिल्कुल ये भी सही है। ब्रिटिश को डर था कि इससे भारतीय रियासतों पर उनका नियंत्रण कमज़ोर हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ये भी डर रहा होगा, इसलिए ना क्या हुआ, क्या ब्रिटिश को डर था कि इससे भारतीय रियासतों की बात हो रही है। ठीक है, रियासतों की बात हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाकी सही है, ये भी है, डर कहीं ना कहीं था ही, लेकिन कमज़ोर हो जाएगा, रियासती नियंत्रण कमज़ोर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही सही है कहीं ना कहीं, और आर एक ही व्याख्या नहीं करता है, तो आंसर बी को मारेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कथन 1 और कथन 2 को देखना है। चार्टर अधिनियम 1853 के प्रतिस्पर्धात्मक सिविल सेवा की शुरुआत होती है, तो बिल्कुल ये सही है। आपका जो सिविल सर्विस की भर्ती की प्रक्रिया है, ये 1853 में ही होती है। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में भारतीय प्रतिनिधित्व मिला था। ठीक है, बोर्ड ऑफ क्या मिला था, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भारतीय प्रतिनिधित्व शुरू किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी आपका आंसर क्या है, एक सही है। बाकी थोड़ा इसका एक्सप्लेन दे देते हैं। क्या हुआ, चार्टर जो एक्ट था, चार्टर अधिनियम, वो 1853 का, उसमें क्या हुआ, ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए माध्यम से भर्ती की व्यवस्था शुरू कर दे देते हैं। और इससे पहले यह संरक्षण पर भी आधारित थी। ठीक है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो 1764 में पीटर्स इंडिया एक्ट के तहत बना था। और ठीक है, बाकी जो इसमें सदस्य होता करते थे उस समय, वो ब्रिटिश नागरिक होते थे। ठीक है, बाकी इतना ही आपके लिए ज़रूरी था। और 1853 में भारतीय प्रतिनिधित्व भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये गलत है आपका, बाकी ये सही है। एक को मारेंगे, आगे चलेंगे। घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, कर लेते हैं। घटनाओं को क्या करना है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बेवल योजना, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, लेकिन फिर से बताते हैं जब क्वेश्चन में है ही। तो ये 1945 में आता है। ठीक है, और इसमें कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाता है। उसके बाद जो शिमला समझौता था, उसमें मुस्लिम लीग की जीत चलते ये असफल होता है। ठीक है, बेवल योजना। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, और इसमें भारत को डोमिनियन राज्य की दर्जा देने की बात कही जाती है। और संविधान पेशकश की, लेकिन इसमें क्या हुआ, संविधान के लिए प्रस्तुति की डोमिनियन दर्जा देने के लिए, लेकिन जो कांग्रेस और मुस्लिम है, दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया। और रही बात कैबिनेट योजना की, तो कैबिनेट योजना 1946 में आता है। और ये 17 हस्तांतरण हेतु संघीय ढांचा जो था, उसको प्रारंभ में सहमति बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के लिए, लेकिन आगे चलकर इसमें विवाद हुआ और ये भी विफल रहा। उसके बाद माउंट बेटन योजना, और ये 1947 की बात है जब माउंट बेटन योजना आती है। और इसमें क्या हुआ, भारत का विभाजन हो जाता है, और अंतिम निर्णय के साथ में क्या होता है, भारत का विभाजन होता है। और 15 अगस्त 1947 को भारत को और पाकिस्तान का गठन होता है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे कौन सा आगे कौन सा पीछे है। हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65। किस अधिनियम ने पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत लागू किया था? ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट, यहाँ पे इंग्लिश में ही, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ इंडिया द फर्स्ट टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99, या फिर 1935, या फिर 1892, या फिर 1909 99। ठीक है, ये 99 है।
ये 99 है, 1990 है, ठीक है। तो ये हुआ था एक्चुअली में मॉन्टेगू चेस फॉर सुधार के दौरान, यानी कि 1919 में होता है, ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव की बात कहा गया था और इसमें प्रांत में जो था वो द्वैत शासन लागू करने की इसमें बात की गई और पहली बार इसी व्यवस्था में ही प्रत्यक्ष चुनाव के लिए बात होती है। इसमें क्या था कि जो मताधिकार था वो काफ़ी सीमित था, केवल संपत्ति, शिक्षा, आय पर आधारित था और लगभग 3% की जनसंख्या को ही वोट देने का अधिकार इसमें दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। इंग्लिश वाले इधर देखते रहेंगे, हिंदी वाले तो यहाँ पे है ही करते हैं। राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखितों में विचार करना है और विचार करने के बाद सही वाले को आपको बताना पड़ेगा। राजवंश के संदर्भ में अमोघवर्मन प्रथम वंश के संस्थापक रहे, ठीक है। क्या था? अमोघवर्मन इस वंश के, अच्छा राष्ट्रकूट वंश की बात हो रही है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वो क्या बोल रहे हैं, अमोघवर्मन प्रथम थे, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर ये गलत है तो बोलेंगे सर फिर सही क्या है, तो जो इसके संस्थापक थे ये थे दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग हुए, ठीक है, दंती दुर्ग हुए, ना कि अमोघवर्मन। तो ये यहाँ पे अगर अमोघवर्मन होता तो सही होता, बाकी ये गलत है, थोड़ा इसको ठीक है। तो ये आपका है रॉन्ग, बाकी राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत है। कैलाश मंदिर का निर्माण कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने एलोरा में करवाया था, ठीक है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? कृष्ण प्रथम ने एलोरा में करवाया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कवि जो ग्रंथ जो कि अमोघवर्मन का द्वारा प्रथम लिखा गया ग्रंथ है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ये दोनों आपके सही हैं, बाकी ये वाला गलत है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? सही पूछा गया है तो 2 और 3 सही हैं, बाकी पहला रॉन्ग है, यानी कि 2 3 कहाँ पे है? सी ऑप्शन में है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मुगल काल के में प्रमुख अधिकारी दीवान ए तन किससे संबंधित है? ठीक है, दीवान ए तन किससे संबंधित है? तो पहली बात तो दीवान ए तन के बारे में जानना थोड़ी ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा मैं थोड़ा उबासी ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्या हुआ, रात में काफ़ी देर तक काम करने की वजह से इससे मैं थोड़ी नींद आ रही। क्लास लेने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं करा देते हैं, एग्ज़ाम आ रहा है काफ़ी पास में, ज़रूरी है बच्चों का थोड़ा सही रहेगा उनके लिए भी, ठीक है। तो दीवान ए तन एक्चुअली में होता था, क्वेश्चन पे आते हैं। ये मुख्य रूप से क्या होता था कि जो वेतन वितरित करने वाला अधिकारी होता था और साम्राज्य का जो भी चीज़ें होती थी उसको रिकॉर्ड बनाने रखने के लिए उसकी जिम्मेदारी होती थी, तो उसको दीवान ए तन के नाम से जाना जाते थे, ठीक है। विशेष रूप से जो रईस अधिकारी होते थे उनको सौंपे जाते थे, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण भूमिका मुगल प्रशासन पे रही, ठीक है। आई थिंक आप लोग जान गए हुए दीवान ए तन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वह राजस्व और वित्त मामले को संभालने वाला कार्य अधिकारी हुआ करता था। वो पहले चारों का ऑप्शन पढ़ेंगे। वह साम्राज्य जागीरदारों और वेतन प्रबंधन का करता था। वह मुगल काल में आय और व्यय का निरीक्षण करता था और वह मुगल काल में सैन्य विभाजन को सर्वोच्च रखता था। तो इसमें आप पढ़े होंगे, इसमें आपको लगा हो जो मैंने समझाया कि चारों ही वित्तीय व्यवस्था से संबंधित ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें से राइट कौन सा है? तो आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्या बताया था कि वेतन वितरित करने, यानी कि जो सैलरी है उसे वितरित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी कहाँ पे? राजस्व व्यवस्था वित्त, ये पूरा आ गया। वह साम्राज्य के जागीरदारों को वेतन का प्रबंधन करता था, तो बिल्कुल ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने कुछ नई पेशकश की है, वीडियो शायद आपको कुछ लोगों को मिल गई हो, कुछ को ना मिली हो, तो जाके देखिएगा। एक मैंने माइंड मैप के थ्रू बौद्ध धर्म में उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और देखिए जाके और बताइएगा कैसा है, फीडबैक दीजिएगा, उस हिसाब से आगे कि आपको फिर मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68। यहाँ पे पुराण के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे विशेष उल्लेख दिया गया है, तो ये किससे किससे संबंधित था ये बताना, ठीक है। तो विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण की अगर बात करें तो इसमें मौर्य वंश का विवरण देखने को मिलता है,
ठीक है। किसका मिलता है? मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश का क्या हो जाएगा? पेन को ही चेंज करना पड़ेगा। विष्णु पुराण संबंधित मौर्य वंश से। वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। मत्स्य पुराण की बात करें तो जो मत्स्य पुराण है ये किससे संबंधित है? सातवाहनों से संबंधित है। किससे? सातवाहनों से संबंधित है। अगर अग्नि पुराण की बात करते हैं तो ये कृषि और राजतंत्र का विवरण से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से आपके मैचिंग है। बाकी आप यहाँ पे देख लेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पेन भी चेंज करने का टाइम भी नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पर फिर से तीर्थांकर हैं और ये कुछ निर्वाण स्थल हैं, उनको मैच करना है। तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए, ठीक है। और उन्होंने बिहार में जो पावापुरी है वहाँ पे वो निर्वाण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पढ़ते हैं? बिहार के पावापुरी में। ऋषभदेव की बात करें तो ये प्रथम तीर्थंकर हुए, ठीक है। जैन धर्म से क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये कौन से तीर्थंकर थे? ये थे 3rd नंबर के। कौन से? नहीं, ऋषभदेव प्रथम नंबर के थे, 1st नंबर के तीर्थंकर हुए। और ये इनका जो निर्वाण है वो कैलाश पर्वत होता है। कहाँ पे होता है? कैलाश पर्वत होता है। यानी कि यहाँ पे कैलाश पर्वत दिया है, ये याद का मैचिंग होगा। उसके बाद वासु पूज की बात करें तो वासु पूज कौन से नंबर के थे? तो वासु पूज थे 12वें नंबर के। कौन से नंबर थे? 12वें नंबर के वासु पूज थे, 12th नंबर के थे। और इन्होंने जो इनका निर्माण है ये होता है बंगाल में होता है, ठीक है। बंगाल के चंपापुरी में। क्या होता है? बंगाल के चंपापुरी में होता है। चंपापुरी है कहीं का? यहाँ पे है। और बाकी आपका एक ही बचा है नेमीनाथ। तो इनका गिरनार पर्वत पे होता है, ठीक है। गिरनार पर्वत होता है। और ये नेमीनाथ जो है ये 22वें तीर्थंकर हुए, ठीक है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर ये हुए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मिलता दिया है, यहाँ पे आप मैच कर लेंगे। आगे चलते हैं। एलोरा से स्थित जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ है वो किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही है। कब करवाया था? 8वीं सदी में करवाया था, ठीक है। 8वीं सदी में करवाया था। चोल शासकों ने राजराजा प्रथम के तंजावुर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो ये भी सही है। तो राजराजा जो चोल प्रथम है उन्होंने कब बनवाया था? तो ये 1003 से लेके 1010 तक इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। और ये तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि किसको समर्पित है? भगवान शिव को। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर के बृहद विद्येश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो आपके ये तीनों ही सही हैं। तो 7 क्वेश्चन पूछा है तो तीनों ही सही हैं, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मौर्य काल में जिला स्तर पर अधिकारियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। रज्जुक, प्रादेशिक, युक्त ये गलत है। प्रादेशिक, युक्त, रज्जुक ये भी गलत है। और ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। तो ये वाला आपका सही है। डी आपका आंसर हो जाएगा। तो पहली बात करते हैं प्रादेशिक की, ठीक है। तो प्रादेशिक क्या होता था? जो क्षेत्र होता था वहाँ का ये उच्चतम अधिकारी था। क्या था? उच्चतम अधिकारी हुआ करता था। और बात करें रज्जुक की तो रज्जुक ये भू राजस्व या फिर भूमि मापन संबंधी इकाइयों को रज्जुक देखता था, ठीक है। उसके बाद बचा युक्त। तो युक्त को क्या काम था? ये राजस्व, जो राजस्व है उसके संग्रहण, लेखा जोखा और आदेशों का पालन करने के लिए सहायक अधिकारी होता था, ठीक है। तो ये आपका सही कालक्रम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालिदास के संदर्भ में असत्य है? ठीक है, असत्य पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। वे संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार हुए, बिल्कुल। वे चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्न, नहीं नवरत्न तो नहीं थे वो, ठीक है। तो असत्य पूछा है तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त के मौर्य में वो नहीं थे। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना राजदूत बनाया और उन्हें कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त ने मेघदूत और ऋतु संहार उनकी प्रमुख कवियों में से एक है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो ये जो है नवरत्न में से ये नहीं थी। इसका क्या है, क्योंकि
जो वे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में वे नवरत्नों में शामिल थे, ने ना कि वो चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में थे। ठीक है, तो इसलिए कहाँ पे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मेघदूत और ऋषिवंतम, और ऋतु संहार। ठीक है, कुंभार संभम, और भी माल विघ्नत्रम, विक्रम शौर्यम वगैरह, जैसे और भी नाटक इनके काफ़ी प्रचलित हैं, जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। फिर से पेन चेंज करने का टाइम आ गया है, और थोड़ा कलर को चेंज करते हैं यार, सही नहीं, मज़ा नहीं आ रहा इस कलर में। एक ये रख लेते हैं, और एक ये रख लेते हैं, और तीसरे में ब्लू रख लेते हैं। राइट, अब ठीक है, थोड़ा सही लग रहा है। अरे यार, ब्लू रखा था ना, ठीक है। हाँ, तो होम रूल की बात करते हैं। ये मैंने कई बार बता चुका हूँ, फिर भी क्वेश्चन में है तो बताना ज़रूरी है। तो ये होता है 1906 में, नहीं 1906 में तो मुस्लिम लीग होता है। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग होता है। और जो होम रूल की बात करें तो ये होता है 1916 में होता है। ठीक है, यानी कि 10 साल पहले। और ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार में की बात करें तो ये 1911 होता है। और गांधी का चंपारण आंदोलन, तो ये आप जानते हैं भली बात ही, पता नहीं कितनी होता है, 1917 में होता है। और इससे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको कई बार वीडियो में चीज़ें बताई हैं, तो आप जाए देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के गठन कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। कब किया था? 1917 में किया गया था। और किसने किया था? माइकल सेंट्रल की अध्यक्षता में हुआ था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? माइकल सेंट्रल थे। और इस कमेटी का उद्देश्य ये था कि जो विश्वविद्यालय की शिक्षा की स्थिति को समीक्षा करना, और आयोग के द्वारा इस पर संरचनात्मक पाठ्यक्रम प्रवेश वगैरह आपको लेके, मतलब सुधार रिफॉर्म से संबंधित कहने का पता था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही आंसर को बताना है। इसकी स्थापना 1886 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने कहाँ किया था? मुंबई में किया था। ठीक है, 1886 में किया था, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था, मुंबई में किया था। बिल्कुल राइट है, एकदम करेक्ट। ठीक है, एकदम करेक्ट है, सही बताना है। लेकिन डेट में दिक्कत लग रही है। डेट में तो ये आई थिंक 1867 में हुआ था। राइट, यस यस यस, यहाँ पे मिस्टेक है, गलत है 1887 में हुआ था, वही तो कंफ्यूज होता हूँ, मुझे भी हो जाता है। 1887 में होता, अब एक का अंतर है तो कहाँ से? एनीवे, तो ये 1857 में होता है, और 87 में होता है, मतलब वो 67 में, सॉरी 67 का। ठीक है, एक सेकेंड है, इसको यहाँ से पेन से लिख देते हैं। 1867 में होता है, तो ये ईयर गलत लिखा हुआ है, बस ये गलत है। महिला शिक्षा प्रार्थना समाज के विचार बिंदुओं सामाजिक केंद्र में से एक थी, तो बिल्कुल ये वाला आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 सही है। अब ये 4 एजेंडे थे, कौन थे? ठीक है, तो एक तो इंटरकास्ट मैरिज था। ठीक है, और पहला क्या था? अंतर्जातीय विवाह। उसके बाद दूसरा विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, फिर तीसरे की बात करें तो अंतर्जातीय विवाह बता दिया ना। हाँ, तो अंतर्जातीय भोज। ठीक है, क्या था? अंतर्जातीय भोज था। और चौथा क्या था? महिलाओं और दलितों के लिए स्थिति में सुधार। तो ये 4 चीज़ें, 4 बिंदु पर ये प्रार्थना समाज का 4 बिंदु पे फोकस था। बाकी आंसर तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास में, एक सेकेंड इसको इधर कर लेते हैं। तो भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किन्हें कुलाह दरान यानी कि ज्ञान से स्वतंत्र कहा जाता है?
इंग्लिश में देख लेते हैं। विथ रेफरेंस और टू इंडियन हिस्ट्री हु अमोंग द फॉलोइंग वेयर नाउ एज द कुलाधारान। ठीक है, तो कुलाधारान किससे संबंधित है? तो ये अरब व्यापारी कलंदर, फारसी या फिर सैयद से। ठीक है, तो सैयद से संबंधित है, सैयद संबंधित है। एक्चुअली में जो कुलाधारान शब्द है इसका अर्थ होता है कि टोपी पहनने वाले। ठीक है, टोपी पहनने वाले को कुलाधारान कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से जो सैयद है उनके लिए किया जाता था, जो स्वयं को पैगंबर मोहम्मद के वंशज के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते थे, तो उन्हें कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था। ठीक है, सैयद की स्थापना खिज्र खान ने किया था, तो बिल्कुल किया था। सैयद शासकों में पैगंबर मोहम्मद का वंश का दावा किया था, तभी मैंने ऊपर बताया आपको, ये भी सही है। अलाउद्दीन आलम शाह ने इस राजवंश का अंतिम शासक हुआ, तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, 1451 में तो शासन रहा। ठीक है, तो ये भी सही है, तो तीनों ही सही हैं। एक सेकेंड, लगता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग वाले से। 1 2 3। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं। आगे चलते हैं। विजयनगर के संगम वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हरिहर प्रथम ने इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, हरिहर प्रथम इस वंश का संस्थापक हुआ, बिल्कुल सही है। उसके बाद बुक्का ने राजधानी हम्पी को स्थानांतरित किया था। ठीक है, बुक्का द्वितीय ने राजधानी को हम्पी स्थानांतरित किया था। संगम वंश का अंत तालीकोटा युद्ध से होता है। ठीक है, तो पहला वाला तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, रही बात दूसरे की, बुक्का टू ने राजधानी हम्पा स्थानांतरित की, हम्पी स्थापना की थी। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जो हम्पी है शुरुआत में राजधानी बनाया था और बुक्का द्वितीय ने इसे स्थानांतरित नहीं किया था। ठीक है, किसने किया था? नहीं स्थानांतरित किया था। और तीसरी बात है संगम वंश का तालीकोटा युद्ध। तो तालीकोट का जो युद्ध है ये अप्रोक्स 1565 में होता है। ठीक है, तुलु वंश और राजा कृष्णदेव के बीच में होता है, उत्तराधिकारी को हराया गया और संगम वंश को कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी को हरा दिया था। ठीक है, ना कि संगम वंश को हराया गया था, तो इसलिए ये गलत है। तो आंसर आपका ए होगा, बाकी ये दोनों गलत है। आगे चलते हैं। बहमनी राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम राइट है? ठीक है, क्या पूछा है? राइट पूछा है। बहमनी साम्राज्य की बात हो रही है। इसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, बिल्कुल सही है। इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी, ये भी सही है। महमूद गावा ने इसका सैन्य प्रतिनिधित्व किया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहले बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं। तो स्थापना बताते हैं अलाउद्दीन हसन ने किया था, और ये भी ध्यान रखिए कि 1347 ईसा पूर्व में इन्होंने किया था इसकी स्थापना। ठीक है, और ये पहला मुस्लिम स्वतंत्र राज्य हुआ। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रारंभ राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है, तो ये पता है सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर बात करें महमूद गावा इनके प्रतिद्वंदी थे, तो महमूद गावा जो था वो बहमनी सुल्तान के प्रधानमंत्री या वजीर उस समय कहते थे था, ना कि कोई सैन्य प्रतिद्वंदी हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी ये गलत है, ये सही है और ये सही है, एक और तो सही है, बाकी के आंसर को आप गलत है। कथन आर, जैन धर्म अहिंसा को सर्वोच्च सम्मान कर्तव्य मानता है। ठीक है, जैन धर्म क्या मानता है? अहिंसा को सर्वोच्च धार्मिक
कथन तब मानता है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म में अनंतता के सिद्धांत को मानता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्या होता है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, ऊपर वाले ए वाले ऑप्शन में तो आपको देखा ही है, ठीक है। और इसका मतलब भी आपको पता होगा कि अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। और जैन साधु एक्चुअली में लगभग हर जीव को प्रति करुणा रखते थे। मुंह पर मास्क पहनना, ज़मीन पर झाड़ू लगा मारना आदि उनके उदाहरण देखने को मिलता है। लेकिन जो अनंतता था उसका सिद्धांत था बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, जिससे आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया गया है, ठीक है। तो जो अनंतता है ये जैन धर्म से नहीं है बल्कि ये बौद्ध धर्म से है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, ठीक है। और इसमें आत्मा को इनकार नहीं किया गया है, यानी कि जैन धर्म में तो ये वैसे ही कट गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए सत्य है, आर गलत है, ठीक है, सी आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विजयनगर प्रशासन से संबंधित है? अमर नायक प्रणाली, तो ये विजयनगर से संबंधित है। ब्राह्मणों द्वारा केंद्रीकृत कराधान की व्यवस्था, ठीक है, तो ये नहीं है। मजबूत प्रांतीय स्वायत्ता, तो ये बिल्कुल है, यानी कि 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य में काफ़ी विकेंद्रीकृत प्रशासन अपनाया गया था, विशेषकर दूर के क्षेत्रों के लिए जो प्रांतीय स्वायत्ता को स्वायत्ता प्रदान की गई थी, ठीक है। ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रही बात ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों की जो भूमि है वो मुख्यतः मंदिर प्रबंधन, शिक्षा में होता था। वे कर संग्रह के लिए जिम्मेदार नहीं हुआ करते थे। कर प्रथा स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन की जाती थी, ठीक है। तो ब्राह्मणों द्वारा इसमें कोई योगदान नहीं है, तो 2 आपका गलत हो जाता है, बाकी 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? ए होगा। गुप्तकालीन मुद्राओं के प्रमाण के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, ठीक है, सोने की मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, तो बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में चांदी की मुद्राओं को आरंभ हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम के काल में चांदी की मुद्राओं का आरंभ होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चांदी की मुद्रा, जबकि एक सेकंड, गलत है क्या? चांदी की मुद्राएं थी ये चंद्रगुप्त प्रथम के काल में नहीं होता है, बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, वही तो बोल रहा हूँ, दूसरे के सेकंड का, चंद्रगुप्त सेकंड काल में होता है, तो ये गलत है। गुप्त युग में मद्रासों के शासकों को अनुष्ठान करने या युद्ध कराते हुए दिखाया गया है, तो बिल्कुल ये सही है। तो 1 और 3 सही है, बाकी आपके गलत हैं। आगे चलते हैं। शिवाजी ने मराठा प्रशासन को केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली लागू की है, तो ये आपका सही हो जाएगा। रैयत वाली प्रणाली मराठाओं पर आधारित है, तो ये भी क्या मराठों पर आधारित है, तो ये सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का तो नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ए आर सत्य है, लेकिन आर्य का व्याख्या नहीं करता है। वैदिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में व्यवस्था के सभा और समिति के संबंध में विचार करना है। सभा अधिक लोकतांत्रिक थी और विधायी कार्यों से जुड़ी हुई थी, ठीक है, सही पूछा है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सभा थी वो प्रशासनिक इकाइयों से जुड़ी हुई थी, प्रशासनिक और न्यायिक इकाइयों से, ना कि लोकतांत्रिक से। समिति और अधिकार कुलीनतावाद थी और न्यायिक कार्यों से संबंध था। जो समिति थी वो आम जनता की सभा हुआ करती थी, इसमें राजा के निर्वाचन तक की भूमिका हुआ करती थी, ठीक है, और ये अधिक लोकतांत्रिक में होती थी, तो ये भी गलत है। महिलाओं को कभी भी सभा या समिति में अनुमति नहीं थी, ठीक है, तो महिलाओं को पूरी तरह से बहिष्कृत नहीं किया गया था। अगर अनुमति नहीं थी तो पूरी तरह से उनको बहिष्कृत भी नहीं किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपका गलत है। सही पूछा है तो तीनों ही गलत हैं।
तो कोई भी सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन अधिनियमों ने विधायी संस्थाओं को प्रणाली के प्रतिनिधित्व की धारणा प्रस्तुत किया था? चार्टर अधिनियम 1833, बिल्कुल नहीं। भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892, इन दोनों ने ये किया था, केंद्र किया था, जो विधायी संस्थाएं थी उनको केंद्र में लाई थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही हैं, बाकी एक गलत है। प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हुए? ठीक है, प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हुए? ब्रिटिश को बंगाल के दीवान के अधिकार प्राप्त हुए थे। ठीक है, मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना और इसने भारत और ब्रिटिश राजनीति के नियंत्रण की नींव भी रखी थी। ठीक है, तो पहली बात प्लासी का युद्ध कब होता है? तो डेट तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ईयर दिया हुआ है और 23 जून को लड़ा गया था 1757 को। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है और ये इतिहास के महत्वपूर्ण निर्णायक घटनाओं में से एक गिना जाता है आज भी। और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच होता है। नवाब के सेनापति मीर जाफ़र थे। ठीक है, नवाब के सेनापति कौन थे? मीर जाफ़र थे। और इसी गद्दारी कारण, जो मीर जाफ़र है, इसी गद्दारी कारण ब्रिटिश जो शासक थे उनको आसानी से जीत मिलती है और मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इस युद्ध के बाद क्या होता है? अंग्रेज़ों ने प्रशासन में हस्तक्षेप और आर्थिक लाभ प्राप्त करने शुरू किए और दीवानी अधिकार जो थे वो बक्सर के युद्ध में 1764 के बाद, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद, प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो दीवानी वाले अधिकार ये गलत है, बाकी ये सही है और ये सही है। तो 2 और 3 सही है, बाकी एक गलत। आगे चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन की बात हो रही है तो ये 19वीं सदी में होता है। एक्चुअली में अलीगढ़ जो आंदोलन है ये 19वीं सदी में होता है। ठीक है, इसका नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। बिल्कुल किया था। इसका उद्देश्य इस्लाम को साथ पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को संबोधित करना था। ये भी बिल्कुल सही है। इसने संवैधानिकता और संसदीय लोकतंत्र को अस्वीकार कर दिया था। तो बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन से सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध थे? सती प्रथा का उन्मूलन, ठगों का दमन, अंग्रेजी शिक्षा में सुधार। ठीक है, तो ये तीनों ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सुधार किए थे भारतीय समाज में। ठीक है, डी ऑप्शन मानेंगे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या करना है? कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। पेन चेंज करने का टाइम आ गया। ठीक है, सालाबाई की संधि कब होती है? ये होती है 1782 में होती है। पीटर्स इंडिया एक्ट हमने कहीं बता दिया है 1784 में होता है। ठीक है, और रेगुलेटरी एक्ट तो ये कब आता है? 1773 में, आप जानते ही हैं। ठीक है, कब आता है? 1773 में आता है। और प्लासी का युद्ध अभी मैंने बताया कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, आप लोग समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप खुद मैच कर लेंगे। आगे चलते हैं। अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की विशेषताएं क्या हुई थी? ठीक है, मजबूत फारसी प्रभाव पड़ा। बिल्कुल। दरबारी दृश्यों और युद्धों का चित्रण देखने को मिलता है। तो आपने 12th की बुक में, 11 की बुक में जरूर देखा होगा, SST की बुक में या साइंस की बुक, इतिहास की भूगोल में। और हिंदू पौराणिक विषयों पर पूर्ण बहिष्कार नहीं, पूर्णता तो बहिष्कार नहीं था। ठीक है, पूर्ण बहिष्कार नहीं था, थोड़ा बहुत था लेकिन पूर्ण नहीं था। तो ये गलत है। बाकी 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल था? ठीक है, अकबर के 9 रत्न में कौन शामिल थे? तो राजा टोडरमल थे, राजा मानसिंह भी थे, अब्दुल रहीम खान खां ये भी थे, फ़कीर अजियाउद्दीन ये भी थे, यानी कि चारों थे। सी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। मोहम्मद गजनवी ने निम्नलिखित में अभियानों में से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। फिर से पेन चेंज कर लेते हैं। पेन चेंज करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो थानेश्वर का आक्रमण कब होता है? ठीक है, थानेश्वर का आक्रमण ये होता है 1018 ईस्वी में होता है। ठीक है, और कश्मीर पर पहला आक्रमण की बात करें तो ये 1015 में होता है, ईस्वी में होता है। और मथुरा की बात करें तो मथुरा में ये 1019 से लेके और
1020 के बीच में होता है। कन्नौज के आक्रमण की बात करें तो ये 1021 में होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेंगे। आगे चलते हैं। गंधार शैली के बाद में विचार करना है। ठीक है, गंधार शैली का विचार करना है और बताना है इसमें से क्या बताना है, गलत कथन बताना है। ठीक है, गंधार शैली में विचार करके गलत कथन को बताना है। इस शैली में यूनानी कला का प्रभाव दिखाई देता है, बिल्कुल देता है। यह शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवताओं को अपोलो जैसी प्रतीत होती हैं, तो बिल्कुल लगता है थोड़ा थोड़ा। तक्षशिला इस शैली के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से पेन चेंज करने का टाइम आ गया है। ऐतिहासिक कुछ स्थल दिए हुए हैं और यहाँ पे उनकी अवस्थिति दी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? मेहरगढ़ ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। डेसलपुर की बात करें तो डेसलपुर वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सोनाली सुनौली या सोनाली ये कहाँ पड़ता है? ये आज के आपके बाबा के सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बाबा के राज में। कुड़ाल आपका इस समय हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेंगे। आगे चलते हैं, अभी पेन चेंज करने का टाइम नहीं आया है। तो यहाँ पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी भाषा दी गई है। तो युगांतर जो पत्रिका है, युगांतर जो है ये बंगाली में लिखे गए थे। ठीक है, युगांतर बंगाली में थी। मराठा किस में थी? ये अंग्रेजी में थी। ठीक है, केसरी किस में थी? तो जो केसरी थी ये मराठी में थी। अमृत बाजार पत्रिका ये बंगाली में थी। ठीक है, तो इस तरह से इनके मिलान है। बाकी यहाँ पे देख लेंगे। गुप्त काल के में सर्वाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था? ठीक है, तो ये एक्चुअल में केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख हुआ करता था उस समय के। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ भी पेन चेंज करने का टाइम नहीं आया है। तो साइमन कमीशन अभी हमने कितनी बार कर लिया है? साइमन कमीशन कब आया है? तो साइमन कमीशन 1928 में आता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन कब आता है? ये आता है आपका 1920 में। उत्तर प्रदेश में चोरी घटना की बात करें ये 1929 लाहौर अधिवेशन के समय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की बात करें तो ये कब होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, चोरी चोरा 1922 में होता है। यस, 1922 में होता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। वही तो वो एक्चुअली फ्लो में इधर उधर हो गया, एनीवे हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एनी बेसेंट ने निम्नलिखित संदर्भ विचार करना है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी, तो बिल्कुल सही है। उन्हें बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। उन्हें भारत में स्काउट आंदोलन की शुरुआत मानी, नहीं ये गलत है। ठीक है, वो स्काउट आंदोलन से तो कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपका एक और दो सही है, तीसरा गलत है। कथन ए और कथन आर। ब्रिटिश उन्होंने 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अवध बार बार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करता था। ठीक है, तो आपका ए तो सही है लेकिन ये आपका गलत है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ अपने विषय में सही ढंग से सुमेलित है? ठीक है, धम्मपद में नैतिक शिक्षा दी गई है, सही बात है। विनय पिटक में मठवासी नियम दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। और अभिधम्म पिटक में यज्ञ और बलिदान की बात नहीं की गई है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में वेदों और ब्राह्मणों की विशेषताओं पे जोर दिया गया है, जो ग्रंथ हैं उन पे बात की गई है। ठीक है, ना कि यज्ञ और बलिदान पे बात की गई है। ठीक है, और ये बौद्ध की जो दीक्षाएँ थी ये हमने अच्छे से किया है। तो इसमें आपका 2 सही है और 1 गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तीसरे में क्या बात कहा गया था? तीसरे में बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसको इसमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर और सकिंसा। ठीक है, तो वर्तमान में ये चारों ही आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, सारनाथ वह स्थान है जहाँ पे धम्म चक्र परिवर्तन हुआ और यहाँ पे पहली बार उपदेश देते हैं बुद्ध। कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी में बुद्ध ने कई बार भ्रमण किया है और यहाँ एक प्रमुख बौद्ध विहार भी है। कुशीनगर की बात करें, यहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के पश्चात के अंतिम मोक्ष की प्राप्त किया यहाँ पे। सकिंसा की बात करें तो इसे अद्भुत घटना के लिए जोड़ा जाता है। जब बुद्ध स्वर्ग से अपनी माँ को उपदेश देने के बाद धरती पर अवतरित होते हैं तो वो यही जगह है। ठीक है, तो ये चारों ही यहाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथन है और कारण की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में अवध के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में से था। ठीक है, बिल्कुल सही है। अवध का विलय दत्तक सिद्धांत के तहत किया गया जिससे किसान और सिपाहियों में व्यापक असंतोष फैल गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका तो नहीं है। ठीक है, तो ए आर दोनों सही हैं, आर एक का एक्सप्लेनेशन नहीं है। निम्नलिखित में से बनारस नगर निगम के संदर्भ में कौन सा कथन एकदम राइट है? ठीक है, कौन सा कथन एकदम राइट है? इसका उल्लेख ऋग्वेद में काशी के रूप में किया गया था, तो बिल्कुल सही है। यह गुप्त काल में संस्कृत अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बनारस की यात्रा भी की थी, तो ये तीनों ही ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए निम्नलिखित आंदोलन का सही कालक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, और यहाँ पे तो 1857 का विद्रोह सामने दिख रहा है, लिखा भी हुआ है। ठीक है, लेकिन और विद्रोह के नाम नहीं पता है। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ठीक है, तो बाबरी की मस्जिद का विध्वंस कब होता है? ये होता है 1992 में होता है। ठीक है, किसान सभा की बात करें तो ये 1930 के दशक में होता है। एका आंदोलन की बात करें तो एका आंदोलन कब होता है? ये 1921 से लेके और ये कब तक होता है? 22 तक होता है। ठीक है, और 57 का विद्रोह यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी हम यहाँ पे मैच कर लीजिए, है ना। इसमें क्या दिया गया है? कौन सी घटनाएं उत्तर प्रदेश में अपने स्थानों पर सही सुमेलित करती हैं? ठीक है, चोरी चोरा आंदोलन गोरखपुर में होता है, तो बिल्कुल राइट। ककोरी ट्रेन एक्शन तो ये लखनऊ के पास होता है। नेहरू का जन्म इलाहाबाद में होता है, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तो ये झांसी में हुआ था क्या? जी नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन झांसी में नहीं हुआ था, बल्कि बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिया गया हुआ था। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिया गया था, तो ये आपका गलत है। बाकी 1 और 3, 1 से 3 तक सही है, आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। मीराबाई जो एक भक्ति कवयित्री थी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, तो बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। वह तुलसीदास की अनुयायी थी। नहीं, तुलसीदास की अनुयायी कहाँ थी? नहीं 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 नहीं, तो ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। बी को आंसर मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किन नेताओं ने संविधान सभा की भाग लिया था? उत्तर प्रदेश के किन नेताओं ने संविधान सभा में भाग लेते हैं? जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से थे, बताते ही हैं आप। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, रहफत अहमद कीवदंत, ये भी, मोहम्मद मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय हैं, क्या बोले हैं? संविधान सभा में भाग लेने वाले को पूछा गया है, तो ये तीनों तो कन्फर्म थे। लेकिन जो मदन मोहन मालवीय थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक तो रहे हैं और महान राष्ट्रवादी भी थे। 1946 में निधन होता है और वे संविधान सभा के सक्रिय सदस्य तो बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो ये नहीं होंगे, बाकी और सारे होंगे। एक के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर प्रागैतिहासिक शैल चित्र बनाए गए हैं? सोनभद्र में, चित्रकूट में, बिठूर में या फिर झांसी में? तो प्रागैतिहासिक चित्र सोनभद्र में और चित्रकूट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बिठूर और झांसी में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ए और 2 सही हो जाएगा। कथन ए, प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद था, जो कि 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया था। यह यूनाइटेड प्रोविंस में ब्रिटिश सेना का मुख्यालय हुआ करता, ठीक है। तो ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर है गलत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है? ठीक है, सांस्कृतिक विरासत में उत्तर प्रदेश कौन सी चीज़ आती हैं? रामनगर की रामलीला, ठीक है, बिल्कुल सही है। कथक शैली नृत्य, ये तो इम्पोर्टेंट है। हिंदू शास्त्रीय संगीत घराना परंपरा, ये भी है, ठीक है। मथुरा भारतनाट्यम का प्रदर्शन, ठीक है। तो जो मथुरा भारतनाट्यम है ये साउथ इंडिया का है, ठीक है, साउथ इंडिया का है, ना कि मथुरा का है। तो 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। उत्तर प्रदेश के किन स्थानों का संबंध जैन तीर्थंकरों से रहा है? बनारस, अयोध्या, देवगढ़, अरोरा। तो ये चारों स्थानों का संबंध जैन धर्म के तीर्थंकरों से रहा है। डी आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक इतिहास के संबंध में से निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। पेन चेंज करने का टाइम आ गया है, ठीक है। लखनऊ पहले क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की बात होती है, तो ये 1866 में होती है। संयुक्त प्रांत के गठन की बात करें तो संयुक्त प्रांत की जो गठन है ये कब होता है? ये होता है 1935 में। कब होता है? 1935 में होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें 1920 में, और लखनऊ राज्य संग्रहालय की बात करें तो ये 1863 में होता है। बाकी यहाँ पे देख लेंगे। काकोरी षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका उद्देश्य ट्रेन से सरकारी धन लूट लाना था, तो बिल्कुल सही है। अशरफ उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को इस षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी। इस षड्यंत्र में की जिम्मेदारी HSRA ने ली थी, ठीक है। तो ये और ये सही है, लेकिन जिम्मेदारी HSRA ने नहीं ली थी, ठीक है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, बाकी तीसरा गलत है। उत्तर प्रदेश में प्राचीन नगरों में से कौन सा राजवंश की राजधानियां हैं? कौशाम्बी, वस्त, क्या है? कौशाम्बी, वस्त, बिल्कुल सही है। कन्नौज, हर्षवर्धन, बिल्कुल सही है। श्रावस्ती, वैशाली, ठीक है। बौद्ध काल में जो वैशाली है वो बिहार में है, ठीक है, और श्रावस्ती कहाँ पे है? यूपी में है। आज भी वैशाली बिहार में है, तो ये गलत है। झांसी और सुंग, ठीक है। झांसी 18वीं से लेकर 19वीं सदी के आरंभ में हुआ, और जो सुंग है इसका संबंध सुंग से तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है। सुंग से संबंध था वो पाटलिपुत्र से था, ना कि झांसी से था। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये और ये सही है, यानी कि 1 और 2 सही है, बाकी के आपके गलत है। कथन ए और कथन आर के देखना है। तुलसी राम दास ने रामचरितमानस की रचना उत्तर प्रदेश के अवधी बोली में की है। अवधी बोली में की है।
तो लगभग सही है। अवधी मुगल काल के उत्तर भारत की दरबारी भाषा हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं है। तो बी आंसर होना चाहिए, ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली में 150 क्वेश्चन थे, लेकिन जो और बाकी क्वेश्चन हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, और आपका टाइम इससे बहुत कीमती है, तो इसलिए अब यहीं तक करते हैं, 115 क्वेश्चन तक ही करते हैं। और बाकी की हम जो उसका नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं मतलब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको करेंगे। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ फुल लेंथ टेस्ट आपको करवा दूँ। ठीक है, फुल लेंथ जो टेस्ट है उसे आपको करवा दूँ, ताकि आपका एग्जाम आ रहा है वो ज़रूरी है। तो अब मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा जो फुल लेंथ टेस्ट देखा जाए वही ज़्यादा बेटर है। और ये सेक्शनल टेस्ट काफ़ी हमने कर लिए हैं, यूपी पीसीएस के भी और बीपीएससी के भी। और बीपीएससी के लिए तो टाइम बचा नहीं कि दूसरा टेस्ट करवाया जाए, और बाकी जो पुराने टेस्ट पड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलती है, और बहुत सारी एक्टिविटी और भी होती हैं। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, टेस्ट सीरीज़ में, फुल टेस्ट में।